अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, 5 अगस्त वो दिन जब भारत ने 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को ख़त्म करते हुए आर्टिकल 370 और 35A में बुनियादी तब्दीलियां की। आज इस फैसले को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसके सियासी, आईनी और सफारती असरात आज भी जनूबी एशिया की सियासत पर नुमायां हैं। भारत आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए मजलूम कश्मीरियों से उनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर के अवामी हुकूक को सलब करना था। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस इकदाम को गैर कानूनी करार देते हुए मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ खित्ता है, जिसकी हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की राय के जरिए तय होनी चाहिए। इसके लिए यकतरफा आईनी तब्दीलियाँ बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने बयानात में बारहा इस बात का अयादा कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है, और मुत्तादिद ममालिक ने इस कशीदगी को कम करने के लिए, इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए जोर भी दिया है। ताहम मुख्तलिफ ममालिक के सियासी मौक़िफ़ और सफारती तरजीहात एक दूसरे से मुख्तलिफ ही रही हैं। तो आज सवाल ये है, 7 साल गुजरने के बाद भी, कि मकबूजा कश्मीर का ये मामला आलमी सफारतकारी में कहाँ खड़ा हुआ है, कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, क्या आलमी बरादरी ने इस मसले पर कोई मौसर किरदार अदा किया है और वो कर भी सकेगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में कोई पेशरफ्त अब तक हुई है, कोई कोशिश हुई है जो बराबर हो, या ये तनाज़ा पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है? आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि भारत के इस फैसले के बाद इस मकबूजा कश्मीर खित्ते की सूरत हाल किस तरह से बदली और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के क्या नताइज आए हैं, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें क्या किरदार रहा है, और क्या मुस्तकबिल में मसला कश्मीर के हल की कोई मुमकिन राहें बन सकती हैं, हमवार हो सकती हैं, या ये मसला जूं का तू ही रहेगा? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें सेक्रेटरी इत्तलात कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इम्तियाज़ वानी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको वेलकम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर, आप खैरियत से हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब भी हमारे साथ हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शाइस्ता। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने इस अहम मौजू पर, इस अहम दिन के पर भी हमें टाइम दिया और इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं इम्तियाज़ वानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि हम बात कर रहे थे पहले इस खित्ते के हवाले से, इसके अंदर भारत के किरदार के हवाले से, जो कश्मीरी हैं उनको हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता था, जो ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, लेकिन उसके ऊपर अब एक खुसूसी आईनी हैसियत का तनाज़ा उससे ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि ये अब सलामती का प्रॉब्लम है। इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि जितनी भी अब तक की आईनी, सियासी, सफारती कोशिशें थीं, उसमें कोई पेशरफ्त हो सकी है या हो सकेगी? आप इसके अंदर उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में ये मसला हल हो सकता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट या खुद सलामती काउंसिल, UN इस मसले के अंदर अगर इंटरवीन करती है, इसको प्रायोरिटाइज करती है? सर इम्तियाज़ साहब। रहीम, आप देखें 19 जुलाई 1947 को मकबूजा कश्मीर के अवाम ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं जी, मगर भारत 27 अक्टूबर 1947 को जबरदस्ती मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुई और वहां पर कब्जा किया। जब मकबूजा कश्मीर के लोगों ने एहतजाज किया तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर लाल चौक में आते हैं और मकबूजा कश्मीर के अवाम से वादा करते हैं, हम आपको अपना हक देंगे। और वो हक उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, यह आप लोगों का हक है। जब वो हक भी नहीं दिया, फिर भारत खुद गया अक़वाम मुत्तहिदा में 18 करारदादे हैं मसले कश्मीर के हवाले से। उन करारदादों के जरिए भारत ने यह कहा था कि आप यहाँ पर रायशुमारी कराए और मकबूजा कश्मीर के अवाम को वो हक दे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहा और मकबूजा कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा शहादतें हुई। अब मैं 5 अगस्त के उस पे आता हूँ, क्योंकि जब आपने सवाल किया तो 5 अगस्त के हवाले से किया। तो 5 अगस्त को 2019 को भारत ने यकतरफा तौर पे मकबूजा कश्मीर में 370 और 35 को मनसूख किया। और उसका मकसद क्या था इसमें, जो उसने ये उसको मनसूख किया, इसका मकसद ये था कि मकबूजा कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जाए। और वो डेमोग्राफिक चेंजेस वो इस तरह लाया, वहां पर उसने 40 लाख के करीब डोमिसाइल इशू किए और जो
मुख्तलिफ भारत में रहने वाले शहरियों को दिए हैं, और वहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी पहले किसी भी हिंदुस्तानी की, मगर अब वो वहां पर जमीन खरीद सकते हैं इस आर्टिकल के हटने से। और इसी तरह जो है उन्होंने जो है वहां पर कब्जे शुरू किए, वहां पर जो है मुख्तलिफ छावनियां बनाई और लोगों के घरों को मसमार करना शुरू किया, लोगों के घरों को जमीनों को कब्जा शुरू किया। इसी तरह वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मकबूजा कश्मीर की अपनी थी। वहां पर मिसाल के तौर पे एसी, एसपी, डीएस, इसी तरह जो है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो वहाँ के लोकल लोग थे जो वो लोग मसाइल हल करते थे। मगर अब वहां से उन्होंने जो है इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से वहां पर आए हैं और मकबूजा कश्मीर के वहां पे जुल्म की इंतहा कर दी। इसी तरह आप देखें कि 5 अगस्त के बाद उन्होंने क्या इकदाम किए। 5 अगस्त के बाद उन्होंने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत को तिहाड़ जेल में नजरबंद कर दिया। उसमें हमारे सरकर्दा रहनुमा जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम भट्ट साहब को, उसको तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है। शबीर अहमद शाह साहब है, यासीन मलिक साहब है, आसिया इंद्राबी है, उसके 34 खवातीन के साथ इस वक्त तिहाड़ जेल में नजरबंद है। तो इसी तरह हमारे जो कुछ रहनुमा हैं उनको शहीद किया गया। गिलानी साहब 95 साल की उम्र थी उनकी, उसको घर में नजरबंद करके शहीद किया गया। इसी तरह जो है मोहम्मद अशरफ सहराई साहब जो तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन थे और बुजुर्ग थे, उसको जम्मू जेल में शहीद किया गया। इसी तरह जो है साहब के दामाद अल्ताफ अहमद शाह साहब को थार में शहीद किया गया, जेलों में नजरबंद करके रखा। मैं कल की बात करूंगा 3 दिन पहले की। 3 दिन पहले उन्होंने 3,500 से ज्यादा नौजवानों को जो है जेलों में जो है बंद करके रख दिया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उनको, इंसानी हुकूक के लिए वो काम करते थे। उसको करके जब इंसानी हुकूक के हवाले से वो बात करते थे जी, उसको काफी उन्होंने जेल में नजरबंद किया। हक उसको भारत ने भी दिया है और जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और हमारा जो है एक ही मुतालबा है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को जो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं उनको वो हक दिया जाए जो उसके भारत ने भी वादा किया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वादा किया है। उसके मुताबिक हम जदोजहद जारी रखे हुए हैं और भारत जितना भी जुल्म करे हमारे जदोजहद इससे हम पीछे नहीं और भारत इसके साथ साथ कुछ डेमोग्राफिकली चेंजेस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ज्यादा अच्छे तरीके से हमें उसके ऊपर बता सकेंगे। सर, हमने देखा था कि जब हम इस दिन के हवाले से जिक्र करते हैं तो वो यहाँ पर जो एक तो मुस्लिम आबादी है उसके रेशो वही रहेगा, जाहिर है बढ़ेगा भी। उसको बैलेंस आउट करने के लिए हिंदुओं को जमीनें देना, जबरदस्ती उनके घर तामीर करना कि वहां पर उनका रेशो बढ़ सके या कुछ बैलेंस आउट हो सके, ये भी कर रहा है। तो ये जो कोशिशें उसकी है और दूसरी जानिब जो दुनिया से मांग रहे हैं कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के, कि वो आज़ाद हों, उनसे जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। आपको क्या लगता है कि वो किस प्लेटफॉर्म से किए जा सकते हैं? कुछ बैनुल अक़वामी जो करारदादें हैं उनके अंदर कोई पेशरफ्त होगी, वो इसका पुरअमन हल दे सकती हैं? पाकिस्तान जो सिफारती कोशिशें कर रहे हैं कभी वो रंग ला सकेंगी? आप क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में किस तरह से इनका मसला रिजॉल्व होगा? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, ये जो मामला है बड़ा कॉम्प्लेक्स है जी। इसकी 3 डायमेंशन हैं। मैंने कई आर्टिकल लिखे थे 5 अगस्त के बाद में। देखिए, इंडिया जो है उसके नजदीक कश्मीर सिर्फ एक एरिया नहीं है, ठीक, इट इज ए स्ट्रेटेजिक नेक इनफैक्ट ऑफ द इंडिया। और उनके जो एक पब्लिश हुई थी किताब 2-3 साल पहले, आरएसएस रूट टू हिंदू नेशनलिज्म, उसमें आरएसएस का एजेंडा दिया हुआ है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर कश्मीर पे भी है। ठीक। और आरएसएस का जो एजेंडा है उसमें पहले दिन से उन्होंने कहा था कि हम जो है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करेंगे। ठीक। तो वो कई दहाइयों से कोशिश करते रहे। अब जबकि मोदी साहब की गवर्नमेंट 2nd टर्म आई है तो उनको ये मौका मिला
2-3 वजूहात से। एक, इंटरनेशनल जो क्लाइमेट थी वो प्रो इंडिया थी उस वक्त। दूसरा ये हुआ कि उनकी ख्याल ये था कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनल कमजोरियों में जुड़ा हुआ है, तो दे कैन गेट अवे विद इट। और तीसरा जो डायमेंशन है वो ये है कि उन्होंने अपने एजेंडे को पूरा करना था, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर को इंटीग्रेट यूनियन में नहीं करेंगे तो ये मसला उनकी फेवर में नहीं जाएगा। क्योंकि मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि एक किताब रॉ के जो पुराने चीफ थे और उन्होंने जनरल दुरानी के साथ एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें पता है इसका हमारे पे कितना एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि इसका जो डोमिनियो इफेक्ट है पूरे इंडिया पे आएगा, जहाँ पे 21 के करीब आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं जी, जिसमें से कोई 16-17 एक्टिव हैं, तो ये इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी इंडिया पे आएगा और वह तहरीकों को जान मिल जाएगी। ठीक। तो इसलिए किसी सूरत में आप कश्मीर को नहीं छोड़ सकते। अब आ जाइए 5 अगस्त के बाद सूरत हाल जी। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इसमें 3 डायमेंशन थी। एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन थी कि बाय अब्सॉल्विंग द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है। मेरे नजदीक मेरी असेसमेंट थी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अब एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो अब इंडियन यूनियन टेरिटरी है, इधर पाकिस्तान का कश्मीर है, लेकिन वो इसको तो मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। नंबर 2 जो है वो ये है कि देखिए, कोई भी दुनिया की ताकत जो है, कोई भी डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब नहीं होती। जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा है कि मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेसी आर 2 सिस्टर्स, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। राइट। अगर आपके पास पावर है तो आप डिप्लोमेसी कर सकते हैं, कमजोर कभी डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। सो ये वजह है कि उनको ये फीलिंग थी कि पाकिस्तान कोई ऐसी बात कर नहीं सकेगा कि इसको अनडू कर सके। सो दे वेंट अवे विद दिस थिंग। अब आपने एक बात की थी कि इंटरनेशनल फोरम्स के, यूनाइटेड नेशंस, ये उनके करारदादे हैं, जैसे वानी साहब ने भी कहा 18 के करीब है। देखिए, मेरे नजदीक यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक इंतहाई कमजोर अदारा बन के रह गया। उसमें कोई ताकत नहीं है। ना उनकी बात को अमेरिका मानता है, ना उनकी बात को इजराइल मानता है, ना उनकी बात को रशिया मानता है, ना कोई उनकी चाइना मानता है। जिसकी ताकत है वो अपना काम कर जाते हैं। ठीक। तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि बातचीत है, एक फोरम है, वहां पे जाते हैं, आप तकरीरें करके आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो ऐसा ही रहेगा। तो आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब, फिर इसका सबसे इफेक्टिव मौसर रास्ता है क्या? आपने जो इसका रास्ता यह है कि हमें पहले तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो शिमला एग्रीमेंट है वो मेरे नजदीक वो खत्म हो चुका है, लेकिन ऑल्दो हम उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो जो जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं या आप इंटरनेशनल बाउंड्री कह लें, उसकी सैंक्टिटी शिमला एग्रीमेंट के साथ है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा उन्होंने हमारी पोस्टों पे सियाचिन में कब्जा कर लिया था, वायलेट करते हुए सियाचिन शिमला एग्रीमेंट। तो जब तक हम अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, और ताकतवर बनाने के लिए ठीक है हमने बहुत अच्छा काम किया था लास्ट ईयर, उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है जी, तो उससे 1-2 बातें तो वाजे हो गई कि पाकिस्तान कन्वेंशनली जो है वो इस काबिल है कि वो उनको मीट कर सकता है। तो दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि
ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक इंटरनेशनल मीडिएटर का किरदार भी अदा किया। बिल्कुल ठीक। उससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है, जिसके लिए पाकिस्तान की क्रेडिट को जाता है खराज तहनीर। लेकिन हमने अपने अंदरूनी हालात को ठीक नहीं किया। हम जब तक ये नहीं करेंगे हमारा स्टेटस नहीं ठीक होगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो। और हमारी इकोनॉमी ठीक होने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने खर्चों को कम करें, 4-5 साल के लिए अपने एक्सपेंडिचर जो है फालतू ऑप्टिक्स के बंद कर दें और IMF से जान छुड़ाएं, क्योंकि IMF आपको कोई ऐसी काम नहीं करने देगा जो कि अमेरिकन या वेस्टर्न पावर्स की मर्जी के बगैर हो। सो दे विल कंटिन्यू टू प्रेशराइज यू, मोर टैक्सेशन, और अवाम आदमी जो है ना इसमें पिसता जाए। सो द वे आउट इज वेरी क्लियर ब्रिगेडियर साहब, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होना है, स्ट्रांग होना है, और मेहनत करनी, मेहनत करेंगे, और आप जब ये अचीव करेंगे तो उसके बाद आप इस मसले के हल के लिए आवाज सुनी जाएगी, फिर आपकी आवाज इंटरनेशनल फोरम में भी सुनी जाएगी, फिर आपकी आवाज की लोग कदर भी करेंगे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बगैर कोई कदर नहीं करे, कमजोर आदमी की कोई कदर नहीं करे। बिल्कुल ठीक। इम्तियाज वानी साहब, जब हम 5 अगस्त का जिक्र करते हैं, उससे पहले के मजालिम और सब चीज़ें आपने अभी बताई भी डिटेल में, उसके बाद जब खुसूसी आईनी हैसियत को ख़त्म किया गया तो किस तरह से तनाज़ात बढ़े, क्या मामलात हुए, क्या वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आई, या आपने देखा कि हालात वर्स्ट हो गए हैं? इसका कनेक्टिंग क्वेश्चन RSS और मोदी के साथ ये भी है कि आप वाकई समझते हैं कि वहाँ पर कोई रोड मैप मौजूद है जिसको फॉलो करके इस मसले को हल किया जा सकता है? यानी कि 3 मेजर ऐसी चीजें अगर हो जाएं तो आपको लगता है कि ये हम इसके हल की तरफ जा सकते हैं? देखिए, आपने कहा कि वहाँ कोई चेंजिंग आई है, वहाँ कोई चेंजिंग नहीं आई है। भारत ने जो है जुल्म की जो वहाँ इंतहा है वो मजीद सख्त की है। जो आपने देखा होगा कि कुछ 3 दिन पहले उन्होंने भदरवा में आरिफ हुसैन नामी नौजवान को बेगुनाह शहीद किया है। हमारे हुर्रियत कायदीन को वहाँ पर सेहत की सहूलियात नहीं है, जिस तरह पहले शायद उसी तरह उनको भी अगर शहीद किया गया, तो इसी तरह जो है हमारी जो है वहाँ पर अभी भी जो है ना घरों को जो है मिस्मार भी किया जाता है और उनको जो है छीना भी जाता है। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ कोई उन्होंने रियायत नहीं की है, और मकबूजा कश्मीर के अवाम वो भारत क्यों डर रहा है? अगर वो सच्चा होता, अगर वो कह देता कि वहाँ पर अमन आया है, आज तक उससे कोई एक फौजी वहाँ पर निकाला है कि यहाँ पर चलो अमन हो गया, यहाँ पर कश्मीरी जो हमारे साथ है, तो कोई फौजी उन्होंने निकाला? उससे जो है मजीद उन्होंने वहाँ छावनियाँ लाई है और मजीद उन्हें बटालियन लाई है वहाँ पर। तो वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के वो जुल्म के इंतहा तो कर रहा है। और आपने कहा कि मिसाल के तौर पे इस वक्त जो है कश्मीरियों का कोई ऑप्शन है? कश्मीरियों का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिसमें जो है कहा गया है कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। अगर भारत इतना मुतमईन है तो वो राजशुमारी कराए ना। किस डर और खौफ है उसको? भारत को किसका डर है? वो कहता है कि सारे कश्मीरी मेरे साथ है। अगर उसको ये खौफ है कि वहां पर तो फिर राजशुमारी कराए, दूध का दूध और पानी हो जाएगा। इसी तरह वहां पर जो है मीडिया को क्यों उसने बैन करके रखा हुआ है? सोशल मीडिया को क्यों बैन करके रखा हुआ है? और पाकिस्तान की यहाँ पर जब आप लोग कोई बात करते हैं, कोई वहां पर देखने की कोशिश करता है, उन पे जो है कदनी क्यों लगा रहा है? वहां पर जो है नौजवान हमारे जो इसके लिए काम करने वाले इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले खुर्रम परवेज साहब को क्यों जेल में नजर बंद करके रखा हुआ है? इसी तरह जो है हमारे साफियों को उन्होंने क्यों नजर बंद करके रखा हुआ है? ये चीजें तो वहां भारत कर रहा है। अगर उसको इतना भी यकीन होता अपने ऊपर कि मैंने मकबूजा कश्मीर को फतह किया, तो वो ये इकदाम न करता और दिन ब दिन जो है जुल्म बढ़ाता ना। और मैंने ये भी कहा आपको, अभी जो है 4 दिन पहले जो 3,500 नौजवानों को गिरफ्तार न करता, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक के लिए जद्दोजहद वो उनके दिल से जो पाकिस्तान की मोहब्बत है और आज़ादी की मोहब्बत है वो नहीं निकाल सका उनको। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इम्तियाज वानी साहब की, हम भी पुरुमीद हैं और आई होप कि जिस तरह से आपने बोला ना कि
پاکستان اگر اتنا سٹرونگ ہو جائے گا, اتنی محنت کر لے گا اور ایک مقام تک پہنچ جائے گا کہ اس کی آواز اتنی پاورفل ہو کہ پھر عالمی ایوانوں میں سنی جا سکے, عالمی برادری کو سنائی دے اور عالمی برادری پھر اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس کی بات کو سنے. لیکن ان بٹوین دوز کیوس, کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جا سکتے ہیں, اعتماد سازی ہو سکتی ہے, اور دونوں اچھے ماحول میں کشمیر کے سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سر؟ دیکھیں, وانی صاحب کی جو باتیں تھی بڑی اچھی تھی, بڑی خوش آئند تھی, لیکن وانی صاحب کو بھی پتا ہے کہ پاورفل کبھی سپیس نہیں دیتا, نہ وہ کبھی دے گا. ٹھیک ہے نا جی. باقی جہاں تک یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ریموول کے بعد انہوں نے بہت سارے ریٹائرڈ انڈین آرمی کے لوگوں کو کشمیر میں بسایا ہے, اور وہ ڈیموگرافی کو چینج کر رہے ہیں. جی, انہوں نے ایک سری نگر کے قریب ایک جگہ ہے وہ اسرائیلیز کو دے دی ہے. دیٹ ایریا از نون ایز لٹل اسرائیل. اچھا. وہاں پہ زبان بھی اسرائیلی عبرانی بولی جاتی ہے, وہاں پہ دکانیں بھی اسرائیلیوں کی ہیں, وہاں پہ رسم و رواج سارا, ادھر دوسرے بندے کو انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور تیسرا جو ہے, ابھی لیٹسٹ جو پچھلے مہینے انہوں نے لیٹسٹ جو اپنی ایئر فورس کے فائٹرز تھے لداخ میں تعینات کیے ہیں, جو انہوں نے ابھی اصلاحات کی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ود ان دی انڈین آرمی انٹیگریٹڈ کمانڈ بنائی ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے لداخ کے اوپر ایک زیادہ توجہ دی ہے, اور وہاں پہ اسٹیشن کیا ہے انڈین ایئر فورس کو اور لانگ رینج گنز کو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جب تک ہم اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہیں بنائیں گے کہ ہماری آواز کو کوئی سنے, تو وہ انڈیا تو نہیں سنے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور دوسرا, اس میں کافی کام ہوتا رہا, ہمارے کچھ دوست بھی جاتے رہے اس میں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اچھا. جب تک مودی گورنمنٹ ہے, مے بی کوئی نیکسٹ گورنمنٹ آئے جو تھوڑی بہت پروگریسو ہو, سیکولر ہو, تو وہ تو شاید آگے کو لے چلے. کیونکہ دیکھیں, ایک بات تو میں نے بھی لکھا ہے اور بھی کافی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے سب کانٹیننٹ کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک اس ایریا میں پیس نہیں. اور پیس کین اونلی کم ود نیگوشیشنز. پیس ول کم اونلی ود accommodation. Peace will only come with give and give take. تو یہ ہو نہیں رہا ہے, اور مودی گورنمنٹ تو بالکل نہیں کرے گی, اور یہ بات بہت سارے جو لکھنے والے وہ بھی کر رہے ہیں, اینڈ انٹرنیشنل آبزرور کو بھی یہ پتا ہے. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان نے مسلمانوں کی عذاب کر رکھا ہے جینا, اور انڈینز کے خلاف انٹرنیشنلی بھی بہت ریزنٹمنٹ ہونے لگی. امریکہ میں بھی ہو رہی ہے, اور کل کی بات ہے تائیوان نے ایک کوئی ایکٹ پاس کیا ہے, انہوں نے کہا کہ انڈین امیگریشن کو سٹاپ کیا جائے. اچھا. کیونکہ ہاں انہوں نے کہا کہ جی انڈین آ کے یہاں پہ گڑبڑ کرتے ہیں, انڈینز بدنام ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ ان میں ٹالرنس نہیں ہے. ہم نے جو اپنے حصے کا جو فلیک لینا تھا بائی وے آف ہمارا جو اسلامی فوبیا کے نام پہ ہمیں ظلم ہوئے ہیں, جی جی, اب انڈیا کی باری ہے, ہندو فوبیا ہے. اینڈ دیٹ از ٹرو بائی دا وے. وہ تو صحیح ہے بھی ایک طرح سے, اگر وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کینیڈا میں بھی اور جگہ جگہ پر وہ خاص طور پر سکھوں کے حوالے سے جو خاص ایجنڈا تھا ان کا, اس پر بھی عمل پیرا ہوئے تھے, اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی ان کو بین کیا گیا تھا. امتیاز صاحب, آرٹیکل 370 کی منسوخی کے اوپر حکومت نے بڑے وعدے کیے تھے آپ کے ساتھ کہ ترقی ہوگی, امن ہوگا. کیا وہ وعدے پورے کیے؟ کیونکہ ایک الگ تصویر بھی بعض اوقات مقبوضہ کشمیر کی پیش کی جاتی ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ حالات اب بالکل معمول پر آ گئے ہیں. دیکھیں, ہم نے
جو چینجز کرنی تھیں وہ ان کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے کی تھیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایسا نہیں ہوا اور ایک بالکل اپوزٹ پکچر جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی وعدہ انہوں نے جو کیے تھے، کوئی انہوں نے وہاں پر ایسی ترقی نہیں کی ہے. آپ دیکھیں انہوں نے پچھلے دنوں ہی جو ایک وہاں پر جو ہے نا ایک بین لگایا ہے، کوئی بھی اس نیوز کو جو ہے نا بریک نہیں کرے گا. اگر کوئی احتجاج کوئی بھی ہو رہا ہو تو اس کو وہ بریک نہیں کرے گا، اس پہ جو ہے نا پبلک سیفٹی ایکٹ لگے گا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں پر ابھی بھی پانی کے جو ایشو ہے ان پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، بجلی کے ایشو ہے وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، سڑکیں خراب ہے ان پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. وہ تو سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ دیکھیں نا مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے ان کی شناخت بھی ختم کی ہے. آپ دیکھیں وہاں مختلف ادارے جو تھے وہ مسلم نام کے تھے، مثال کے طور پہ مسلمانوں کے اس کے نام پہ تھے، ان کو جو ہے وہ ہندو پہ نام کے سے وہ کر رہے ہیں، ان پہ وہاں پر بورڈ چڑھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے یونٹری انہوں نے کیا ہے، جموں کو الگ کیا ہے، لداخ کو الگ کیا ہے، کشمیر کو الگ کیا ہے. دوسرا یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو لداخ میں ہیں جو بدھ مذہب کے تھے اور جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں لڑایا ہے، ان سے بھی بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کی تعداد وہاں زیادہ ہے تو بس بدھسٹ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے حقوق دے دیں گے، باقی چیزیں دیں گے، اور مسلمانوں کو الگ کہتے ہیں، ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ بھارت تو بہت سارا ظلم کر رہا ہے، اس وقت بھی کر رہا ہے، اور وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کہے کہ یہاں پر سب کچھ اچھا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام تو ہمیشہ آپ دیکھیں نا، اگر انہوں نے بلیک آؤٹ نہ کیا ہوتا میڈیا کو، آپ کو وہاں سے خبریں آتی کہ وہاں پر کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ کو اگر وہ چیزیں کوئی دکھا بھی لے گا نا وہاں پر کہ مثال کے طور پہ یہ چیز خراب ہے یا یہ مسئلہ ہے یا وہ ہے، تو اس کو راتوں رات اس کو گرفتار کر کے پبلک سیفٹی لگا کے پھر پتہ نہیں کتنے سالوں تک جیل میں رکھا جاتا ہے. میں یہی آپ سے بات پہلے بھی کر رہا تھا، انسانوں کی جو وہاں پر مسائل ہوتے ان کو وہ برداشت نہیں کر سکا تو انہوں نے جو اس کو جیل میں ڈال دیا. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام تو اپنے حق کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ حق جو ہے انشاءاللہ لے کے بھی رہیں گے. اگر اس وقت جو ہے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھ رہی ہے کہ وہاں ایک خاموشی ہے، کیونکہ ہمارے ہزاروں نوجوان جو ہمارے کارکن ہیں وہ اس وقت بھارت کے مختلف جیلوں میں نظر بند ہے. انشاءاللہ یہ خاموشی بھی نہیں رہے گی اور یہ ایک طوفان بن کے بھارت کو جو ہے نا لے کے ڈوبے گا. اور مقبوضہ کشمیر جو ہے انشاءاللہ اپنے حق کے لیے اور جو ہے پوری دنیا سے بھی مانگ رہا ہے، اور انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے حق کے لیے جدوجہد کی، اب بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ دعا ہے کہ وادی میں پھر امن کا سورج نکلے، دعا ہے کہ وادی میں پھر امن کا سورج نکلے، ہر آنکھ سے غم کا ہر ایک اشک ذرا سنبھل کے نکلے. ہماری دعا بھی ہے اور ہم انشاءاللہ یہ آواز اٹھاتے بھی رہیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. امتیاز وانی صاحب آپ کنیکٹڈ تھے، آج کے اس اہم دن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. کشمیر کا مستقبل طاقت کی بجائے امن، انصاف اور عوامی امنگوں کے مطابق تلاش کر کے اس کا حل نکال کے چلنے میں ہے، بجائے اس کے کہ آپ طاقت سے اس کو سپریس کریں. یہ آپ کے لیے منجنگ ہوتا جائے گا، صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جائے گی. لیکن اگر آپ لوگوں کے حق خود ارادیت کو استعمال کرتے ہوئے، ان کی خواہش کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی آسانی اور بہتری ہو. آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ بھی دعاگو ہیں، ہم بھی دعاگو ہیں. کشمیر کی وادی میں امن آئے، سکون آئے، اور میرے وطن پاکستان کے اندر بھی امن اور سکون کی ہوا چلے. ناظرین، شو کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.